अगेंस्ट गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैसे ही यूनचे अपना फैलाया हुआ स्पिरिचुअल सेंस वापस लेने ही वाला था, उसने एक और आवाज सुनी। उनमें से किसी ने कहा कि जब उनका गोल एक ही है तो पहले मिलकर वो चीज बाहर निकलवा लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे कि उसका क्या करना है। फिर किसी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि सेक्ट मास्टर म्यूज सही कह रहे हैं। फिर उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई। डुआन हीशा ने बहुत दबाव भरी गरज में चीख कर कहा, योगू, जब तुम्हें पता है हम कौन हैं, तो फिर जिद मत करो, तुरंत स्काई पॉइजन पर्ल हमें दे दो। ये आवाज यूनचे के जैसे किसी कान में बिजली बनकर गिरी। जो इतनी दूर निकल आया था वो एक पल में बिल्कुल वही जम गया जहां था। अब आगे। सुलिंगर एकदम से चीख सी पड़ी जब यूनचे अचानक रुका। वो घबराहट में जल्दी जल्दी पूछने लगी कि क्या हुआ। यूनचे ने ध्यान कहीं और खोए हुए अंदाज में अपने मास्टर का नाम बोल दिया। उसने जोर से अपने जिस्म को पलटा, बिल्कुल भेड़िए की तरह बिना कुछ सोचे सीधा वापस उड़ने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने प्रोफाउंड एनर्जी जोड़ी, उसकी सोच ने उसके इस जुनून को दबा लिया। अभी अभी डुआन हैशा ने जो युनगू पुकारा था वो उसके मास्टर का नाम था। वही नाम जो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का हर आदमी मेडिकल सेंट के रूप में जानता और इज्जत देता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस पल वो अपने मास्टर के बारे में सोच रहा होगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होगा कि उसे ढूंढने जाए या नहीं, उसी वक्त उससे अचानक उनका नाम सुनाई देगा। और ये तो सोच के परे था कि हेवन थ्वॉटिंग सेक्ट, 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस और सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट जैसी तीनों सेक्ट एक साथ मूव करेंगे। तीनों बड़े हेजमन्स का खुद किसी जगह आना इतना बड़ा सीन था जो शायद 100 साल में एक बार भी देखने को ना मिले। और ये सब एक्चुअली उसके मास्टर के लिए और स्काई पॉइजन पर्ल के लिए था। सुलिंगर ने यूनचे का बाजू कस के पकड़ लिया। आंखों में एक्साइटमेंट भरकर पूछा कि क्या वो वाकई मास्टर ही है। बेचैन होकर जानना चाह रही थी कि वो कहाँ है। यूनचे के दिल में यूनगू के लिए बेइंतहा इज्जत थी, चाहे उसने हमेशा उन्हें मास्टर ही कहा हो। लेकिन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की उस जिंदगी में वो आदमी उसके लिए इकलौते बाप जैसे थे। सुलिंगर के दिल में भी उनके लिए उतनी ही गहरी इज्जत और लगाव था। यूनचे की आंखें चमक उठीं। उसके दिल में एक बड़ा सा सवाल उभर आया, ये स्काई पॉइजन पर्ल का क्या सीन है जिसकी बात डुआन हैशा कर रहा था। तीनों बड़े सेक्स क्लियरली यहां आए थे ताकि उसे यूनगू के हाथ से छीन सके। लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल तो यूनचे के पास है। वो तो पहले ही उसके जिस्म में मर्ज हो चुकी। उसके साथ ही प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट वापस आ गई। जैस्मिन पहले बता चुकी थी कि मिरर ऑफ संसारा के रीइंकार्नेशन के साथ कार्मिक इफेक्ट मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन कॉज इफेक्ट की लॉ को तोड़ नहीं सकता। दूसरा स्काई पॉइजन पर्ल कभी नहीं आ सकता। खासकर ऐसी हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर तो बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं हो सकती। एक और बात भी कंफ्यूज कर रही थी। पिछली जिंदगी में यूं तो यूनगू स्काई पॉइजन पर्ल की वजह से ही जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेला गया था, लेकिन तब जो सेक्स उस पर टूट पड़े थे वो बस फर्स्ट रेट सेक्स थे। उनमें से कोई भी हेवन थ्वॉटिंग सेक्ट जैसा सैक्रेड ग्राउंड लेवल का नहीं था। बाद में जब यूनचे बदले की आग में स्काई पॉइजन पर्ल का जहर पूरे कॉन्टिनेंट में छोड़ने लगा, तभी हेवन थ्वॉटिंग सेक्ट जैसे बड़े लोगों का भी लालच जागा था। यूनचे सोचता था कि इस जिंदगी में क्योंकि उसके पास स्काई पॉइजन पर्ल नहीं है, मास्टर आराम से जी पाएंगे। लेकिन अब देखो, यूनगू पहले से भी ज्यादा खतरनाक हालत में फंस चुके थे। एक नहीं, 3 सैक्रेड ग्राउंड लेवल सेक्स के दबाव में। चाहे कुछ भी हो, अब वो अपने मास्टर को दोबारा वैसे ही डिजास्टर झेलने नहीं दे सकता था। यूनचे ने शांत लेकिन पक्की आवाज में कहा, लिंगर, जिनको थोड़ी देर पहले इतना बड़ा सर्कल बनाकर घेरा गया था, वो मास्टर ही थे। पिछली जिंदगी में मेरे पास उन्हें बचाने की ताकत नहीं थी। इस बार चाहे आसमान का राजा भी आ जाए, मैं उसे मास्टर के एक बाल तक को हाथ नहीं लगने दूंगा। सुलिंगर की नजर पीछे की तरफ घूम गई। उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। यूनगू के लिए भी घबराहट और यूनचे के लिए भी। यूनचे ने उसे तसल्ली दी कि वो दोनों चुपचाप वहां जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने दोबारा सुलिंगर को कस के अपनी बाहों में झपटा, फिर हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग एक्टिवेट करके दोनों की ऑरा को बिल्कुल गायब कर दिया और चुपके से उस जगह की तरफ उड़ चला। जब वो 3 किलोमीटर के फासले के अंदर पहुंचा, उसकी नजर पेड़ों और आदमियों के बीच से जाकर उस बुजुर्ग को पकड़ ली जिसे 3 बड़े सेक्स ने घेरा हुआ था। उसका दिल जोर से कांप गया। आंखें फिर से भर आई। लंबे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद भौहें, लेकिन चेहरे पर एक झुर्री तक नहीं। आंखें बिल्कुल पानी जैसी साफ। पूरा जिस्म ऐसे लग रहा था जैसे बादलों के बीच से कोई देवता चलकर आ रहा हो। एक बिल्कुल अलग ही नूर उसके आसपास था। चाहे 3 बड़े हेजमन सेक्स की सारी शान उसके इर्द गिर्द ही क्यों ना खड़ी हो,
चाहे वो तीनों सेक्ट मास्टर्स जैसी ऊपर वाली ताकत के सामने ही खड़ा क्यों ना हो, उसके चेहरे पर फिर भी बिल्कुल शांति थी। सिर्फ आंखों में बहुत गहरी थकान थी, जैसे इंसानी ग्रीड और गंदे दिमाग देखकर वो केवल हाय भर सकता हो। युनचे ने हल्की सी कांपती हुई आवाज में खुद से कहा, मास्टर, आखिर मैं आपको फिर से देख पाया। उसके अंदर की प्रोफाउंड एनर्जी खुशी और जज्बात के चक्कर में लगभग लीक हो गई। हेवन थ्वाटिंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर जुओ हानशुओ आगे आया, आंखों में आराम से झांकती हुई सी नजर, होठों पर हल्की सी मुस्कान। युनगु, तुम कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि स्काई पॉइजन पर्ल तुम्हारे पास नहीं है? 7 महीने पहले सदर स्काई कंट्री का नंबर 1 सेक्ट फ्लीटिंग विला स्काई पॉइजन पर्ल को छुपा के रखने के चक्कर में पूरी तरह तबाह हो गया। कुल 2,70,000 लोग जहर में पिघलकर सिर्फ लहू का ताला बन गए। पूरा विला मौत का खंडहर बन गया। मंजर इतना खौफनाक था कि बयान करना मुश्किल है। बाद में जो लोग वहां गए वो भी जिंदा वापस नहीं आए। जहर के बिखरने के बाद स्काई पॉइजन पर्ल का एक निशान तक नहीं मिला। लेकिन हमने एक बात कंफर्म की, जहर फैलने से पहले एक आदमी अंदर चला गया और जिंदा बाहर निकला। वो आदमी तुम थे, युनगु। क्या इस बात से भी इनकार करोगे? युनगु ने गहरी सांस छोड़ दी। हेवन थ्वाटिंग सेक्ट के एक एल्डर ने सजेस्ट किया कि सीधा उसे पकड़ लो, फालतू की बातें वेस्ट मत करो। लेकिन जुओ हानशुओ ने हाथ उठाकर उसे रोका, बोला, युनगु मेडिकल सेंट ने जिंदगी भर लाखों करोड़ों लोग बचाए हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में लोग उन्हें देवता जैसा मानते हैं। ऐसा आदमी अपनी पोजीशन अच्छी तरह समझता है, बेवकूफ नहीं हो सकता। ये लफ्ज ऊपर ऊपर से रिस्पेक्ट जैसे लग रहे थे, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन रख रहा था। अगर यहां सिर्फ एक सेक्ट होता तो वो लोग कब के सारे तरीके यूज कर चुके होते। लेकिन अब जब तीनों बड़े सेक्ट एक जगह खड़े थे, जो पहला मूव करेगा बाकी 2 उसी पर टूट पड़ेंगे। युनगु ने धीरे साफ आवाज में कहा, जिसमें उम्र का जरा सा भी बोझ नहीं लग रहा था, स्काई पॉइजन पर्ल वाकई इस बूढ़े आदमी के ही पास है। युनचे एक पल के लिए जम गया। मास्टर ने सीधा एक्सेप्ट कर लिया। 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस का पैलेस चीफ डुआन हैशा तंज भरी हंसी हंसा। वाह भाई, मेडिकल सेंट होना भी एक बात है। बिल्कुल समझदार निकले, अपनी जगह समझते हो। तो बताओ, अब सीधा अपने हाथ से दे दोगे या हम खुद तुम्हारे जिस्म से निकालें? युनगु ने आसमान की तरफ देखा और फिर सीधा सवाल पूछा कि उन्हें स्काई पॉइजन पर्ल चाहिए क्यों? हालांकि उससे जवाब ऑलरेडी पता था। सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर मु यिंगचान ने बहुत धार्मिक अंदाज में आगे बढ़कर जवाब दिया। जब से 4 साल पहले स्काई पॉइजन पर्ल दुनिया में आया है, एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के काउंटलेस लोग उसके जहर से मर चुके हैं। पहले तो उसने बस कुछ लोगों की जान ली, लेकिन हर बार दोबारा दिखने पर और भी ज्यादा लोग मरे। पहले कुछ लोग, फिर कुछ 100, फिर 1000, कुछ 1000, कुछ 10,000। लास्ट टाइम जब वो फ्लीटिंग विला में दिखा, 2,70,000 लोग उस जहर से मरे। उनकी लाशें तक नहीं बची। ऐसी चीज एक दिन पूरे एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के लिए बड़ी तबाही बन जाएगी। इसीलिए हमारा सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट बहुत टाइम से स्काई पॉइजन पर्ल को ढूंढ रहा है, ताकि उसे सील करके हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाने से रोक सके। और पूरे एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में सिर्फ हमारा सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट ही इतना कैपेबल है कि स्काई पॉइजन पर्ल को सील कर सके। डुआन हैशा ने उस पर सीधा मजाक उड़ाकर कहा, सेक्ट मास्टर मु, तुम्हें इतना तेज हवा चलते में जुबान बचाकर रखनी चाहिए, कहीं कट ना जाए। स्वॉर्ड वे में होगा तो हम लोग वाकई तुम्हारे बराबर नहीं, लेकिन मेडिसिन और पॉइजन वे में तुम्हारा सेक्ट हमारे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं। अगर स्काई पॉइजन पर्ल वाकई तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम्हें खुद नहीं डर लगेगा कि तुम्हारा सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट भी फ्लीटिंग विला की तरह खत्म हो जाएगा। मु यिंगचान ने हल्का सा हंस के टोन में कहा, यह सब पैलेस चीफ डुआन को चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हमारा सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट स्काई पॉइजन पर्ल को कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो हमें एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में 10,000 साल तक रहने का कोई हक नहीं। वैसे पैलेस चीफ डुआन, सुना है आपके पैलेस के एक एल्डर और कुछ डिसाइपल्स को किसी ने कुछ दिन पहले ही मार दिया और अभी तक आप उन्हें ढूंढ नहीं पाए। बाहर से आया हुआ खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, फिर भी आप यहां आ गए। मुझे तो यही चिंता थी कि कहीं आप लोग ये सब संभाल ही ना पाए, तब तो वाकई शर्म की बात होती। डुआन हैशा ने ठंडी हंसी के साथ बोला कि एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की शांति और सुरक्षा के सामने कोई छोटा मोटा बाहरी खतरा क्या चीज है। ये सारी बातें युनचे के कानों में एक भी लफ्ज छूटे बिना गिर रही थी और उसका हैरान होना सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था। वो स्काई पॉइजन पर्ल जिसका ये लोग जिक्र कर रहे थे, वो 4 साल पहले दिखना शुरू हुआ था और उसमें बहुत ही खौफनाक जहर रिलीज करने की ताकत थी। लेकिन जो स्काई पॉइजन पर्ल उसके जिस्म में फ्यूज थी,
उसके पास तो प्योर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग पावर्स थी। जहर वाली पावर्स तो कब की खत्म हो चुकी थी। थोड़ा सा भी पॉइजन पावर वापस नहीं आया था। पिछली जिंदगी में उसका मास्टर युनगु जब जबरदस्ती मौत के लिए धकेला गया था, तब लोग स्काई पॉइजन पर्ल के पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि उसने इलाज करते वक्त उसके प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग पावर्स दिखा दी थी। युनगु स्काई पॉइजन पर्ल से लोगों की जान बचा रहे थे, और जिन लोगों की जान बची उनके जरिए स्काई पॉइजन पर्ल की ये पावर्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई कि वो हर जहर समझ सकता है और अनेक चीजों को रिफाइन कर सकता है। आखिर में अनेक सेक्स की लालच देखकर युनगु ने युनचे को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। जहां तक पॉइजन पावर्स की बात थी, स्काई पॉइजन पर्ल का सबसे खौफनाक हिस्सा लोगों को तो तभी पता चला जब युनचे ने बदले में स्काई पॉइजन छोड़कर उन सबको मारा जिन्होंने युनगु को उस हालत तक पहुंचाया था। और अब ये तीनों हेजेमन सेक्ट्स स्काई पॉइजन पर्ल को इसलिए चाहते थे क्योंकि उसके पॉइजन पावर्स उनके लिए लालच का सबब थी। कोई भी प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग पावर्स का नाम तक नहीं ले रहा था। तो आखिर ये स्काई पॉइजन पर्ल क्या चीज थी जिसे वो लोग छीन लेना चाहते थे? युनगु ने आसपास सबको एक नजर से देखा और धीरे से बोला, अगर तुम लोग वाकई स्काई पॉइजन पर्ल की पॉइजन पावर को सील करने के लिए आए हो ताकि वो एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के लिए किसी बड़ी मुसीबत का सबब ना बने, तो तुम सब यहां से चले जाओ। स्काई पॉइजन पर्ल का जहर कोई आम जहर नहीं है। अभी तो उसकी पॉइजन पावर हल्का सा ही जागा है, और फिर भी तुमने उसका असर देख लिया। इसकी पॉइजन पावर को कंट्रोल करना और सील करना इतना आसान नहीं कि तुम उसके इर्द गिर्द एक प्रोफाउंड एनर्जी फॉर्मेशन बना दो और सब सेट हो जाए। ये बूढ़े आदमी ने सालों तक मेडिसिन और पॉइजन वे में अपनी जिंदगी डाल दी है, और पॉइजन के मामले में मेरा एक थोड़ा अलग सा मिजाज है जिसकी वजह से मैं मुश्किल से इस स्काई पॉइजन पर्ल को कंट्रोल कर पा रहा हूं। अगर ये तुम लोगों को दे दिया गया तो जिस पल इसकी पॉइजन पावर कंट्रोल से बाहर गई, फिर जो होनी है वो ऐसी तबाही होगी जिसे कभी वापस नहीं किया जा सकता। जो हांशुओं ने जोर से हंसकर कहा, मैं सोच रहा था ये मेडिकल सेंट आखिर है कौन। समझा था शायद ये वाकई किसी सेंट टाइप का आदमी होगा जो हजारों जानों की परवाह करेगा, लेकिन आखिर में निकला क्या? ऐसी ऑर्डिनरी सोच वाला आदमी जो स्काई पॉइजन पर्ल को अपने पास रखने के लिए कुछ भी बोल सकता है। डुआन हैशा ने भी मजाक उड़ाया, कितनी हंसने लायक बात कह रहे हो। सिर्फ तुम ही इस स्काई पॉइजन पर्ल को कंट्रोल कर सकते हो और हम नहीं? मतलब तुम कहना चाहते हो कि हमारे तीनों सेक्स जो 10,000 साल से यहां खड़े हैं तुम जैसे एक बूढ़े डॉक्टर के सामने धूल हैं? ये तो मेरे पूरे लाइफ का सबसे बड़ा बेवकूफी भरा मजा है। मु इंगचान ने भी अपना असली रंग दिखाया। अब उसका मेडिकल सेंट बुलाना एकदम नीचे गिर गया। उसने सीधे हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बुजुर्ग युन, स्काई पॉइजन पर्ल आराम से यहां दे दो। ये सब आसमान जमीन की भलाई के लिए है। युनगु के चेहरे पर दर्द की हल्की लकीर उभरी, लेकिन आवाज अब भी हल्की हवा जैसी नरमी लिए हुए थी। तुम लोग एक स्काई पॉइजन पर्ल की पॉइजन पावर ही चाहते हो। असली डिजास्टर और असली गलती तो यही होगी अगर उसे तुम लोगों के हाथ में दे दिया जाए। मु इंगचान की आंखें और भी सर्दी से भर गईं। उसका सफेद ठंडा हाथ आगे बढ़ा युनगु का बाया कंधा पकड़ने के लिए। सोचा नहीं था तुम इतनी जिद्दी निकलोगे। सिर्फ स्काई पॉइजन पर्ल को अकेला रखने के लिए तुम अपनी जान तक दे सकते हो। देखना है अगर हम तुम्हारा एक हाथ काट दे तो भी तुम्हारी जुबान ऐसे ही चलेगी क्या? जैसे ही उसके लफ्ज खत्म हुए, पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो बर्फ के टीले से भी ज्यादा ठंडी थी। अपना गंदा हाथ उन पर से हटाओ। जैसे किसी ने ठंडी बाल्टी उसके सिर पर उलट दी हो। मु इंगचान का पूरा जिस्म एक पल में जम गया। ये आवाज जैसे सीधा स्पेस के बीच के खाली हिस्से से फटी हो। सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेट का सेक्ट मास्टर, जो एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था, वो भी इस आवाज के मालिक की ऑरा को पहले से महसूस नहीं कर सका। और सबसे डरावनी बात, आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें इतनी ठंडी नफरत और किलिंग इंटेंट थी कि सीधा उसकी सोल तक महसूस हुई। उसका हर एक बाल खड़ा हो गया। अपनी लंबी जिंदगी में उसने ऐसी फीलिंग कभी नहीं महसूस की थी। मु इंगचान दहाड़ कर चिल्लाया, कौन है? लाइटनिंग की तरह पलटकर पीछे मुड़ गया। उसकी नजर अपने आप ही ऊपर की तरफ गई और वहां खड़े सभी लोगों की हैरान नजर उसी जगह पर टिक गई। उन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़े पहना नौजवान आसमान में फ्लोट कर रहा है। उसकी बाहों में एक ग्रीन रोब वाली लड़की थी जो उनसे ज्यादा 16 साल की लग रही थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शहरों देशों की तकदीर उलट सकती थी। वो युनचे से चिपक कर खड़ी थी। आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन उससे भी गहरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो दोनों सिर्फ 30-30 मीटर ऊपर थे, लेकिन वहां खड़े किसी भी आदमी को पता नहीं चला कि ये दो लोग कब आए। दोनों के चेहरे ज्यादा से ज्यादा जवान और बिल्कुल अनजान।
लड़की की प्रोफाउंड एनर्जी बस स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म के लेवल 3 की थी, लेकिन लड़के की ऑरा सोवरेन प्रोफाउंड रियल्म के इनिशियल स्टेज की थी। तीनों सेक्ट मास्टर्स के चेहरे पर शॉक लिखा हुआ था। एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में मोनार्क्स वैसे ही बहुत कम थे और तीनों को उन सब की लिस्ट याद थी। इतनी कम उम्र में सोवरेन प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंच जाना सिर्फ किसी पियरलेस जीनियस के लिए पॉसिबल था, लेकिन उन्होंने आज तक इस लड़के को कभी नहीं देखा था। मु इंगचान ने आंखें सिकोड़कर पूछा कि क्या वही अभी अभी उससे गंदा हाथ बोल रहा था। जो हांशो के पीछे खड़े एक आदमी ने तंज मारते हुए कहा कि बस कोई नादान जवान है जिसे अपनी जान की कदर ही नहीं। जो हांशो ने धीमी हंसी हंसी। उसके लाइफ फोर्स की ऑरा देखकर लगता है कि वो 30 से ज्यादा का नहीं, लेकिन प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सोवरेन प्रोफाउंड रियल्म के पहले लेवल तक पहुंच चुकी है। ऐसा लड़का पक्का किसी बहुत बड़ी जगह से आया है। जो हांशो की बात सुनकर तीनों सेक्ट मास्टर्स के अलावा जितने भी लोग थे, सबके मुंह से सांस निकल गई। वही पहले वाला आदमी बोला कि इसलिए तो वो इतना अकड़ा हुआ बिहेव कर रहा है। उसके पास वाकई मेहनत के लायक चीज है, लेकिन कितना अफसोस कि उसने आज गलत लोगों से पंगा ले लिया। मु इंगचान थोड़ी मजे से भारी आवाज में बोला, अपना हाथ हिलाकर, नौजवान, तुमने इस सेक्ट मास्टर के हाथ को गंदा कहा। यह तो बहुत अजीब लफ्ज है। मैं 700 साल से ज्यादा जी चुका हूं, लेकिन किसी ने पहली बार मुझे गंदा कहा है। तुम एक बार फिर से कहना चाहोगे? युनचे ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। उसके चेहरे पर जरा सा भी चेंज नहीं आया। वो और सुलिंगर दोनों अभी भी सिर्फ यूनगु को ही घूर रहे थे, जैसे उन्हें मु यिंगचान की बात सुना ही ना दिया गया हो। अचानक युनचे का जिस्म हिलकर धुंधला सा हुआ। अगले ही पल में वो सुलिंगर को साथ लेकर मु यिंगचान के पीछे से सीधा युनगु के पास आ खड़ा हुआ। मु यिंगचान ने उसे रोकने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया, उल्टा पूरी शांति से पलटकर उसे देखने लगा। क्लियरली उसके आइडेंटिटी में बहुत इंटरेस्ट आ चुका था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कमेंट किया कि लगता है ये लड़का भी स्काई पॉइजन पर्ल के लिए ही आया है। मास्टर। युनगु को बिल्कुल सामने देखकर युनचे ने दिल में जोर से चीज मारा। उसकी पर्सनालिटी का जो बदलाव, उसके नेचर का जो पूरा उलट जाना, उसकी दोनों जिंदगियों का सबसे बड़ा जुनून, ये सब इस बूढ़े आदमी की वजह से था। युनचे पर उनके पालाओं और सिखाए होने का फर्ज आसमान से भी ऊंचा, समंदर से भी गहरा था। उसे लगता था कि वो जिंदगी भर उनसे अलग रहने के लिए ही लिखा गया है। उनका चेहरा जरा भी नहीं बदला था। उनकी ऑरा अब भी बिल्कुल नरम हवा की तरह थी। उनके जिस्म से दवा की साफ खुशबू आ रही थी और उनकी आंखें इतनी गहरी थी कि दुनिया भर की चीजें उसमें समा जाएं। युनचे की नजर में अगर इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा सेंट हो सकता तो वो बिना शक युनगु ही होता, जो उसके लिए बाप भी थे और उस्ताद भी। युनगु भी युनचे को ही देख रहा था। युनचे की आंखें कभी साफ तो कभी धुंधली हो रही थी। जज्बात इतने गहरे थे कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। युनगु ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, पर फिर भी उसे उसकी आंखों में एक अजीब पुरानी सी अपनायत महसूस हो रही थी। युनगु ने नरम आवाज में समझाया, छोटे भाई, मुझे नहीं पता तुम इतनी जल्दी मेरे पास क्यों आ गए, लेकिन इतना जरूर समझ रहा हूं कि तुम स्काई पॉइजन पर्ल के पीछे नहीं हो। शायद तुमने मुझे किसी और समझ लिया है। ये जगह तुम्हारे अकेले आने के लायक नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ तो बेहतर होगा। युनचे ने अपने अंदर के तूफान को जबरदस्ती शांत किया। उसने सुलिंगर का हाथ कस के पकड़ा और धीमे से बोला कि वो दोनों मास्टर को लेकर पहले प्रोफाउंड आर्क में वापस चले जाए। वो उन्हें फोर्सफुली वहां भेज देगा। सुलिंगर के हाथ में थोड़ी तनाव आई। उसने लंबे वक्त तक युनचे की आंखों में देखा, फिर हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाकर उसे संभल के रहने को कहा। युनचे के आसपास से एक स्पेशल रिपल उभरी। वहां खड़े किसी भी आदमी के रिएक्ट करने से पहले सुलिंगर और युनगु दोनों वहां से गायब हो चुके थे। मु यिंगचान, डुआन हैशा और जुओ हांशुओ कुछ पल के लिए बिल्कुल स्टन रह गए। फिर एक साथ तीनों के चेहरे बदल गए और लगभग एक ही वक्त में उस जगह की तरफ दौड़े जहां अभी युनगु खड़ा था, लेकिन ना उसका जिस्म दिखा, ना ऑरा का एक जर्रा। जुओ हांशुओ ने दबी आवाज में चिल्लाया, डायमेंशनल एस्केप। फिर तुरंत ही उसकी नजर युनचे पर टिक गई। उसने गुस्से से उसकी तरफ घूरा, ऑरा से उसे लॉक करते हुए बोला, उसके पास जरूर कोई स्पेशल प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट है। मु यिंगचान का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। तीनों सेक्ट मास्टर्स, तीनों सुप्रीम सेक्ट्स का पूरा वेट यहां जमा था। एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में कोई भी इंसान ऐसी ताकत के सामने जूझ नहीं सकता था। ये पावर पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो लोग बस देखते रह गए जब उनका शिकार उनकी आंखों में सामने गायब हो गया। डुआन हैशा अभी शांत, लेकिन आंखों में अजीब सी स्माइल लिए युनचे को देखकर बोला, तो
लगता है जुओ सेक्ट मास्टर और मु सेक्ट मास्टर ने इन कुछ सालों में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। बस एक छोटी सी गड़बड़ और आप दोनों का चेहरा देखने लायक हो गया। चाहे युनगु कहीं भी भागकर छुप जाए, पूरी दुनिया से बाहर तो नहीं जा सकता। और ये तो सोचो, एक और बड़ा तोहफा भी तो अपने पैरों से हमारे पास आकर खड़ा हो गया है। मु इंचान और जुओ हानशुओ की नजर और तीखी हो गई। पूछने लगे कि उसका मतलब क्या है। डुआन हैशा धीमे कदम से युनचे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, छोटे, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। पहले मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, इसलिए इतना उड़ जा रहे हो। लेकिन तुमने अभी अभी मुझे नाम से बुलाया, हमारे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस को भी पहचान लिया, और 12 दिन पहले जो लोग मरे थे उन सबको भी तुमने तो खुद हमें बता दिया कि उन्हें जहन्नुम भेजने वाला आदमी तुम ही हो। इससे पहले वो सोच रहे थे कि इस लड़के की बेडर हरकत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे उनकी पहचान का पता ही नहीं। लेकिन युनचे ने सीधा नाम से बुलाया, सेक्ट भी पहचानी और अपने मुंह से एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसने ही उन सबको मारा। अगर पहले उन्हें लग रहा था कि यह सब सिर्फ जाहिल वाली हिम्मत है, तो अब यह लड़का प्योर होश के साथ उनका मजाक उड़ा रहा था। सीधा उनकी मुंह पर थप्पड़ मारकर बोल रहा था कि हाँ, मैं हूं, कर लो जो करना है। डुआन हैशा का चेहरा धीरे धीरे हरा पड़ने लगा। उसने जुओ हानशुओ और मु इंचान की तरफ देखकर पूछा, जुओ सेक्ट मास्टर, मु सेक्ट मास्टर, अगर हमारा 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस इस छोकरे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं? जुओ हानशुओ ने मजे लेते हुए कहा, पकड़ लो, लेकिन ध्यान रहे जिंदा रहे। चाहे स्काई पॉइजन पर्ल हो या स्पेशल प्रोफाउंड आर्टिफैक्ट, किसको क्या मिलेगा ये बाद में देख लेंगे। उसके बाद तुम इसे जैसे चाहो ट्रीट करो। मु इंचान ने ठंडी आवाज में एग्री कर लिया, बोला कि ये काम पैलेस चीफ डुआन को ही दे दिया जाए और गंदा हाथ कहने वाली बात अब भूल जाएंगे। लेकिन उसकी जहरीली नजर अब भी युनचे से हटती नहीं। डुआन हैशा के पीछे खड़ा एक एल्डर आगे बढ़ा, जिस्म से बैलफुल ऑरा खूटती हुई, पैलेस चीफ, इसे सिखाने दीजिए। ये नादान बच्चा बस सोवरेन प्रोफाउंड रियल्म का पहला लेवल छूकर सोच रहा है कि आसमान झुक जाएगा, इसलिए हमारे 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के लोगों को मार डाला। डुआन हैशा ने ठंडी आवाज में कहा, उसकी जान रहने दो, हाथ पैर पहले तोड़ दो। वो डिवाइन पैलेस एल्डर युनचे की तरफ लाइटनिंग की तरह दौड़ा। उसकी मोनार्क वाली ऑरा का फील्ड सडन ही बाहर फैल गया। कुछ 10-15 किलोमीटर तक हवा में तूफान सा चल पड़ा। उसने गुस्से से चीख कर कहा, घुटनों पर गिर। उसका हाथ युनचे के सिर से सिर्फ 3 फीट दूर था। युनचे हिला तक नहीं, आंखें बिल्कुल शांत, चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक। सिर्फ दिल में धीरे से बोला, पिछली सालों के पुराने कर्ज और अभी के नए तर्ज, आज सब एक साथ चुका दूंगा। डिवाइन पैलेस एल्डर का हाथ युनचे का सर पकड़ने गया, लेकिन जिस पल उसकी प्रोफाउंड एनर्जी एक्सप्लोड हुई, उसे महसूस हुआ कि हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। उसके हाथ से निकलकर प्रोफाउंड एनर्जी ने सिर्फ हवा में लंबी काली दरार फाड़ दी। वो अभी शौक में ही था कि अचानक उसके पीछे एक बहुत भारी, बहरा कर देने वाली थपकी सी आवाज गूंजी। ये आवाज बहुत तेज भी नहीं थी, न ही बहुत जबरदस्त, लेकिन इतनी भारी थी कि सबके कानों और जिस्म में अजीब सी बेचैनी भर गई, जैसे किसी ने सीधा उनके दिल पर कुछ फोड़ दिया हो। जो युनचे गायब हो गया था, वो 7 स्टार्स पैलेस चीफ डुआन हैशा के बिल्कुल सामने एक भूत की तरह अपीयर हो चुका था। उसका दाया कोहनी सीधा डुआन हैशा के सीने पर जा लगा। उस वक्त डुआन हैशा के चेहरे पर अब भी वही ठंडी, भारी एक्सप्रेशन थी। उसे हैरानी होने का टाइम भी नहीं मिला। जो डल, भारी आवाज सबने सुनी, वो युनचे की एल्बो स्ट्राइक और डुआन हैशा के सीने के टकराने की आवाज थी। जब सबकी नजर युनचे की नई पोजीशन पर जाकर रुकी, तब तक वो कैजुअली अपनी कोनी डुआन हैशा के सीने से वापस खींच रहा था, बिल्कुल सिंपल, बिना शो ऑफ के। डुआन हैशा का जिस्म जरा सा भी नहीं हिला। जहां स्ट्राइक लगी, वहां ना तो कोई गड्ढा बना, ना ही छाती दबी। उसके चेहरे पर एक झलक तक चेंज नहीं आई। युनचे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सबको लग रहा था जैसे कोई भूत देख लिया हो। इस स्नीक अटैक से डुआन हैशा को कुछ नहीं हुआ, ये सोचकर आसपास के डिवाइन पैलेस एल्डर्स और डिसाइपल्स जोर जोर से हंसने ही वाले थे ताकि युनचे का मजाक उड़ा सके, लेकिन हंसी गले में ही अटक गई। उन्होंने देखा कि डुआन हैशा का चेहरा एक पल में ही अजीब तरीके से सफेद पड़ने लगा। फिर उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे झिल्ली जैसा जामुनी काला होने लगा। अगले ही पल उसका जिस्म हल्की सी हवा से उड़े हुए लकड़ी के ब्लॉक जैसा पीछे की तरफ धड़ से गिर गया। बैंग! डुआन हैशा जमीन पर धड़ से गिरा, आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई, अनब्लिंकिंग। उसके मुंह से लाल झाग का ढेर निकलने लगा और नाक से खून फाउंटेन की तरह उछलने लगा।
डिवाइन पैलेस डिसाइपल्स हिका हिके चिल्लाने लगे। पैलेस चीफ। इतना बड़ा शॉक लगा कि सबको लगा उनकी सोल जिस्म से बाहर निकल गई। डिवाइन पैलेस एल्डर्स घुटनों के बल आगे की तरफ दौड़े, लेकिन डुआन हैशा के पास पहुंचने से पहले ही उसका जिस्म अचानक फड़क उठा। वूश। डुआन हैशा की प्रोफाउंड वेंस और डेंटिन एक फूटी हुई बलून जैसे हो गए। जितनी भी प्रोफाउंड एनर्जी उसने जिंदगी भर में कल्टिवेट की थी, सब गुस्से से भागने लगी, पूरे जिस्म से बाहर निकलती हुई, जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। जब तक सारी प्रोफाउंड एनर्जी लीक नहीं हो गई, डुआन हैशा का पूरा जिस्म ठंडे पसीने से भीग चुका था, बिल्कुल डूबे हुए कुत्ते जैसा। उसके हाथ पैर और चेहरे की मसल्स लगातार फड़क रही थी, जो दिखाता था कि वो जिंदा तो है, लेकिन सिर्फ एक स्ट्राइक में 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के पैलेस चीफ डुआन हैशा की प्रोफाउंड वेंस पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सारी प्रोफाउंड एनर्जी वापस जीरो। जितने भी एल्डर्स उसके पास दौड़ कर गए थे, सब वही खड़े के खड़े रह गए। आंखें सॉकेट में हिलने लगी, पैरों में जान चली गई। कुछ तो जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, काफी देर तक होश में ही नहीं आए। हेवन थ्वाटिंग सेक्ट और सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट के जितने भी लोग थे, सबके चेहरे से लहू का रंग उड़ा हुआ था। जुओ हानशुओ और मु इंगचान तक सफेद पड़ गए थे। जब डुआन हैशा की प्रोफाउंड एनर्जी हवा में बिखरने लगी, मु इंगचान ने तो डर के मारे एक कदम पीछे हटा लिया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि डुआन हैशा, जो लेवल 9 मोनार्क था, 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस का पैलेस चीफ, एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के 3 सबसे ताकतवर इंसानों में से एक ही स्ट्राइक में पूरी तरह से क्रिपल हो गया। ऊपर से ये सिंपल मार नहीं थी, ये काम तो और भी आसान होता। एक लेवल 9 मोनार्क को पूरी तरह से क्रिपल करना उससे 10 गुना मुश्किल है, वो भी सिर्फ एक ही एल्बो से। एल्डर्स ने जल्दी से उसका हाल चेक किया। जिस्म बिल्कुल नरम, अंदर जरा सी प्रोफाउंड एनर्जी का एहसास तक नहीं। प्रोफाउंड वेंस तो जैसे किसी ने मांस के पेस्ट में बदल दी हो। डुआन हैशा मरा नहीं था, अभी भी होश का थोड़ा सा हिस्सा था, लेकिन आंखें बिल्कुल राख जैसी, अंदर से खाली, जिसे देख के भी लग रहा था कि वो जिंदा लाश है। पूरा जिस्म आंखों के सामने सूख कर मुरझाने लगा। दुनिया के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से 2-3 सेकंड्स में इस हालत में गिरना किसी भी पियरलेस प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर के लिए मौत से भी 10 लाख गुना ज्यादा खौफनाक सजा थी। युन चे ने उसकी तरफ पीट करते हुए ठंडी आवाज में कहा, डुआन हैशा, तुम्हें अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो यहां नहीं होते तो मैं तुम्हारा लाश तक पूरी नहीं छोड़ा होता। जान बचाना तो दूर की बात है। युनगु एक डॉक्टर थे, वो भी इतने साफ दिल वाले कि इसी वजह से उनकी मेडिकल स्किल्स आसमान से टकरा सकती थी। युन चे की मेडिकल स्किल्स युनगु से आई थी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इलूसरी डीमन रियल्म दोनों में उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन उसे खुद पता था कि उसकी स्किल्स बस मास्टर का 50-60% तक ही पहुंची होंगी। अगर युन चे की मेडिकल स्किल्स लोगों की जान बचा सकती थी, तो युनगु की मेडिकल स्किल्स वाकई आसमान का लिखा बदल सकती थी। इसी प्योर दिल की वजह से युनगु ने कभी किसी को नहीं मारा, ना ही किसी की मौत का सोच भी बर्दाश्त कर सकते थे। बुरा आदमी भी मर जाता तो उनके घर में एक गहरी सांस और बेचैनी जरूर आ जाती। जो एल्डर उसके पास घुटनों के बल बैठा था, उसने कांपते हुए सिर उठाकर पूछा कि आखिर ये आदमी है कौन। उसके अंदर बैलफुल एनर्जी उभर कर तुरंत ही धीमी पड़ गई। युन चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ठंडी नजर सीधा जुओ हानशुओ और मु इंगचान पर जा लगी, जिनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब बिल्कुल बदल चुके थे। युन चे ने सीधे कहा, अब तुम दोनों की बारी है, खुद जिम्मेदारी से काम निपटाओगे या मैं हैंडल करूं। उनकी तरफ युन चे की एक ही नजर से दोनों के जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। चाहे वो कितना भी रीजन बना ले कि शायद डुआन हैशा ऑफ गार्ड था, एक लेवल 9 मोनार्क को इस तरह क्रिपल करना कोई मजाक नहीं, और वो भी सिर्फ एक ही एल्बो से। एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के इस वक्त के नंबर 1 लोग होने के नाते वो अच्छी तरह जानते थे कि एक लेवल 9 मोनार्क को पूरी तरह से क्रिपल कर देना उसे मारने से भी कई गुना मुश्किल होता है। मु इंगचान की आवाज में हल्का सा कंप था जब उसने पूछा कि आखिर यह है कौन। जो हानशुओ ने घबराहट में टोन सॉफ्टन करते हुए बोला, हमारे बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं, फिर तुम हमें ऐसे क्यों सजा दे रहे हो। युन चे ने सर्दी से कहा, कोई दुश्मनी नहीं, तुम सब यहां सिर्फ इसलिए जमा हुए थे ताकि मेरे मास्टर से चीज छीन सको। अगर मैं नहीं आता तो उनकी आदत के मुताबिक उन्हें दोबारा तुम लोगों के हाथों ही खुद को मरने पर मजबूर होना पड़ता। और अब तुम कह रहे हो कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। उसने हल्का सा दांत कसकर कहा। सालों पुराना वो पूरा खून का किस्सा फिर से उसके दिमाग में गूंज उठा। जो हानशुओ ने सिर हिलाकर कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, किसी ने भी कभी नहीं सुना कि युनगु ने किसी को अप्रेंटिस बनाया हो। उसने युन चे पर इल्जाम लगाया कि वो बस स्काई पॉइजन पर्ल अपने पास रखने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है।
यूनचे की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि बस वो ही सुन सके, जो कर्ज तुम लोग ने मेरे मास्टर पर छोड़ा, जो लिंगर पर छोड़ा और जो मुझ पर छोड़ा। मास्टर जान लेने के खिलाफ है। लिंगर का दिल बहुत नरम है, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा सा ब्याज ही वसूल करूंगा। उसने 3 उंगलियां उनकी तरफ उठाई, आवाज में बिल्कुल भी उतावलापन नहीं, लेकिन अंधेरपन हद से ज्यादा। मैं तुम दोनों को 3 सांस का वक्त दूंगा। घबराओ मत, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। इन 3 सांसों में तुम अपना प्रोफाउंड स्ट्रेंथ खुद क्रिपल करोगे, वरना मैं तुम्हारे पूरे जिस्म को ही तोड़ दूंगा। तीनों उंगलियों के साथ दोनों सेक्ट मास्टर्स की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं। 1, पहली उंगली बंद हुई। 2, दूसरी उंगली बंद हुई और यूनचे की ओरा, जो अभी तक बिल्कुल शांत पानी जैसी थी, अचानक से बहुत ही तेज ऊपर उठने लगी। आज से पहले अगर कोई कहता कि जुओ हानशुओ और मु यिंगचान दोनों एक साथ किसी से इतना डर गए कि उनकी बोलती बंद हो गई, तो पूरा कॉन्टिनेंट मजाक समझता। लेकिन इस वक्त डुआन हैशा, जो उनके बराबर का तीसरा आदमी था, एक मार खाकर उनके सामने किसी मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। जब उन्होंने यूनचे की 3 उंगलियों को गिनते देखा, तो उनका दिल ऐसे फट रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें निर्दयी तरीके से किसी पिशाच के सामने फेंक दिया हो। 3, जुओ हानशुओ और मु यिंगचान एक साथ आसमान में उछल गए, पीछे की तरफ उड़ते हुए चीखे, उसे मार दो। उनके आवाज में जो खौफ था, वो आसपास सबको सुनाई दिया। जिन एल्डर्स और डिसाइपल्स ने यह सुना, उनके दिल में भी वही डर भर गया। एक ऐसा आदमी जो एक ही एल्बो से डुआन हैशा जैसे को रॉयल कुत्ते जैसा बना दे। फिर भी सेक्ट मास्टर्स के हुक्म के सामने उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। दोनों सेक्ट मास्टर्स के जान बचाने के लिए भागने के साथ ही उन्हें भी अपनी जान दांव पर लगाकर आगे बढ़ना ही पड़ा। लेकिन लगभग आधे लोग, खासकर 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस के डिसाइपल्स, तो सीधा उल्टा भाग निकलने लगे। यूनचे ने एक पल के लिए भी जुओ हानशुओ या मु यिंगचान का पीछा नहीं किया। उसका जिस्म धुंधला होकर 300 मीटर ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर आसमान से नीली लाइट नीचे उतरने लगी। क्रैक 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 क्रैक। वो नीली लाइट आइस की आवाजों के साथ फैलने लगी। कुछ ही पल में 10-15 किलोमीटर के एरिया का पूरा स्पेस आइस से जम गया। जैसे ही ये आवाज रुक गई, पूरी दुनिया एक पल के लिए इतनी खामोश हो गई कि लोगों की सांसें तक रुक गईं। चिल्लाने की सारी आवाजें गायब। जुओ हानशुओ और मु यिंगचान के अलावा उन 40 मोनार्क्स और कुछ 100 डिसाइपल्स को मोटी आइस की लेस में पूरी तरह सील कर दिया गया था। कोई एक भी जरा सी हरकत नहीं कर सकता था, आवाज तक नहीं निकल सकती थी। इतना अजीब मंजर देखकर दोनों भागते हुए सेक्ट मास्टर्स ने इंस्टिंक्ट से पीछे मुड़कर देखा। जो दिखाई दिया उसने उनकी रूह तक हिला दी। ऊपर नीचे चारों तरफ सिर्फ आइस के अंदर जम चुके लोग, और यूनचे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। जुओ हानशुओ का दिल एक पल में ही और भी बेचैन हो गया। उसने दांत कस लिए, स्पीड को इतना पुश किया कि अपना ही लिमिट तोड़ने लगा। लेकिन एक बार पलट कर देखा तो अचानक सामने यूनचे को बिल्कुल चुपचाप हवा में खड़ा देखा। ये देखकर उसकी रूह वाकई जिस्म से निकलकर आसमान की तरफ भागने को थी। पूरी स्पीड में आगे उड़ते हुए वो ना तो तुरंत रुक सकता था, ना ही डायरेक्शन पलट सकता था। कुछ नहीं दिखा तो वो पूरी ताकत से 2 हाथ आगे बढ़ाकर गरज पड़ा। जोर लगाकर सारी प्रोफाउंड एनर्जी बुलाई। दोनों हाथों के बीच एक ब्लूइश पर्पल प्रोफाउंड फॉर्मेशन बन गया, जो एक छोटी सी हेवन थ्वाटिंग फॉर्मेशन थी। यह फॉर्मेशन छोटा था, लेकिन एजोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में सबसे टॉप फॉर्मेशन माना जाता था। हेवन थ्वाटिंग फॉर्मेशन, जिसमें आसमान जमीन को चीर देने की ताकत थी। लेकिन यूनचे ने उसे जरा सी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसके चेहरे पर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस लुक था। बस एक सीधा सा मुक्का हवा में आगे की तरफ चला दिया। बैंग धमाके की आवाज आई, हवा हिल उठी। यूनचे के मुक्के ने इजली हेवन थ्वाटिंग फॉर्मेशन को तोड़ दिया। बैकलैश की ताकत ने जुओ हानशुओ की दोनों बाहों की हड्डियां टूट कर रख दी, लेकिन मुक्का अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सीने तक पहुंच चुका था। एक फटी हुई चीख के साथ जुओ हानशुओ के पीछे से आग का एक बड़ा बीम फूटा। उसकी आंखें फट गईं। जिंदगी भर जिस पावर पर उसे फख्र था, वो इस आदमी के सामने इतना बेकार निकला कि उसे खुद पर हंसी आ जाती। एक पल में ही उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रोफाउंड वेंस अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। उसने मुश्किल से सांस लेकर पूछा कि ये आखिर है कौन। उसका पूरा जिस्म डुआन हैशा की तरह ही बन गया, मिलियन नीडल से पोक हुआ बलून जैसा, जिससे सारी प्रोफाउंड एनर्जी हल्की चिड़चिड़ी रंस में हवा में लीक होने लगी। यूनचे ने भी उसकी जान छोड़ी, बस जहन्नुम से बदतर जिंदगी बची। उसने हाथ हिलाकर जुओ हानशुओ को 10 किलोमीटर दूर फेंक दिया।
सीधा डुआन हैशा के पास गिरा दिया। फिर आग सी लाइट में लपेटकर युनचे मु यिंगचान के पीछा में निकल पड़ा। मु यिंगचान पूरी स्पीड से भागते हुए महसूस कर रहा था कि पीछे हेवन थ्वाटिंग फॉर्मेशन की ओरा खूट रही है। थोड़ा सा सुकून आया क्योंकि वो और जुओ हानशुओ अपोजिट डायरेक्शंस में भाग रहे थे। अगर युनचे ने जुओ हानशुओ का पीछा किया तो फिर उसके पास मु यिंगचान को चेस करने का टाइम नहीं होगा। लेकिन कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि हेवन थ्वाटिंग फॉर्मेशन की ओरा एकदम से गायब हो गई। ऊपर से जुओ हानशुओ की ओरा भी तेजी से कम होने लगी। मु यिंगचान ने अपने आप ही सिर घुमाया और देखकर उसका बस खून जम गया। युनचे की फिगर उससे 5 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर थी। उसका जिस्म एक पल में ही बहुत भारी हो गया, चेहरा बिल्कुल सफेद। उसने पूरे जोर से अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन जब दोबारा पीछे देखा तो युनचे अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था। इस बार तो उसका गाल ब्लैडर भी फटने को था। एक प्रॉपर लेवल 9 मोना की फुल स्पीड ऐसे लग रही थी जैसे वो बस धीरे चल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।